वाकया कुछ यूँ है कि मेडिकल के स्टूडेंट्स को थर्ड ईयर में एलोपैथिक अद्वियात के नाम और मैकेनिज्म ऑफ एक्शन से तारुफ करवाया जाता है, जिसके लिए अमूमन लिपनकॉट फार्माकोलॉजी का इंतखाब किया जाता है, जिसमें हर ड्रग के तफसीली बयान के साथ साथ उनके ब्रांड नेम्स यानी जिस नाम से वो मार्केट में दस्तयाब हैं वो भी दर्ज किए होते हैं। मगर चूंकि लिपनकॉट एक वेस्टर्न किताब है, इसलिए इसमें दर्ज अद्वियात इन ब्रांड नेम से पाकिस्तान में एक आदि मुयस्सर होती हैं। इसलिए स्टूडेंट्स हॉट जॉब के वक़्त अपने पीजी और सीनियर से इन्फॉर्मेशन कलेक्ट करके अपने नोट्स तैयार कर लेते थे, मगर ये कोई एक स्टैंडर्ड प्रैक्टिस नहीं हो सकती। इसलिए पाकिस्तान की एलोपैथिक इंडस्ट्री के मुआवन से एक जामिया किताब लिखी गई, जिसे फार्मा गाइड कहते हैं। अब एक और वाक़या ये है कि हालाँकि पाकिस्तान में नेचुरल मेडिसिन की मकबूलियत में इज़ाफ़ा होता जा रहा है और एक मोहतात अंदाज़े के मुताबिक 20,000 से ज़ायद हर्बल अद्वियात 2019 के एंड तक ड्रैप से अप्रूवल के लिए अप्लाई कर चुकी हैं और बहुत सी मार्केट में जदीद हर्बल मेडिसिन्स जो कि अवेलेबल हैं, उनको ड्रैप से मंजूरी भी मिल चुकी है। लेकिन बीएमएस और एफटीजे के स्टूडेंट्स या मुल्क भर में 60,000 से ज़ायद तिब के प्रैक्टिशनर्स के लिए ऐसी कोई किताब या गाइड मौजूद नहीं, जिसमें इन अद्वियात के जनरल डिस्क्रिप्शन, मैकेनिज्म ऑफ एक्शन या उनके ब्रांड नेम्स दिए गए हों। मैं ये बात भी मानता हूँ कि तिब एक वसी इल्म है, जिसमें इलाज के लिए सिंगल हर्ब, हर्बल एक्सट्रैक्ट, कराबदीनी नुस्खे और बहुत सी सदरी या ज़ाती नुस्खों से इलाज किया जा सकता है। मगर हमें इस हकीकत से भी नहीं मुंह मोड़ना चाहिए कि इस जदीद दौर में बहुत से मरीज़ और तबीबों के लिए इसमें ज़्यादा सहूलत होगी कि वो जदीद असूलों पर बनी इन मॉडर्न हर्बल मेडिसिन को भी अपने क्लिनिक में इस्तेमाल करवाएं। और वैसे भी पाकिस्तान के कानून के मुताबिक एक एमबीबीएस डॉक्टर हर्बल मेडिसिन को प्रिस्क्राइब नहीं कर सकता, वरना वो क्वैकरी के ज़ुमरे में आएगा और उन पर सख्त कानूनन कार्रवाई की जा सकती है। सो अवामन नास की इस ज़रूरत को मद्देनज़र रखते हुए तिब के प्रैक्टिशनर्स को इन जदीद अद्वियात को अपनी प्रैक्टिस में शामिल करना चाहिए। अब ड्रैप अप्रूव्ड हर्बल मेडिसिन पे किताब लिखना तो एक लंबा काम है, जिसमें सालों लग सकते हैं, मगर तिब के प्रैक्टिशनर्स को इसकी डिमांड के लिए आवाज़ बुलंद करनी चाहिए। तब तक के लिए मैंने अपने तौर पर रिसर्च करके मार्केट में जो आसानी से मुयस्सर होने वाली मॉडर्न हर्बल मेडिसिन हैं, उनकी एक फहरिस्त तैयार कर ली है, जिनको इस तरह के 5 चार्ट्स बनाकर 60-60 अद्वियात के ग्रुप में तक़सीम कर दिया है। कुल मिलाकर ये 300 अद्वियात बनती हैं। मैं ये वाज़ह कर दूँ कि ये चार्ट्स स्टूडेंट्स के लिए सिर्फ़ एक इंट्रोडक्टरी लिटरेचर के तौर पे ही होंगे। बाकी स्टूडेंट्स या तिब के प्रैक्टिशनर्स को चाहिए कि वो इन अद्वियात को मरीज़ों पर इस्तेमाल करवाने से पहले अपने तौर पर तहकीक कर लें। इनमें से कुछ अद्वियात के डिटेल मैकेनिज्म ऑफ एक्शंस को मैं अपने फार्माकोलॉजी के लेक्चर्स में कवर करूँगा इंशाल्लाह। इस चार्ट में 60 सिरप्स को 12 ग्रुप्स में तक़सीम कर दिया गया है। आप इस क्लासिफ़िकेशन से इख्तिलाफ़ भी कर सकते हैं। बहरहाल मेरे नज़दीक इस तरह इनको याद रखने में आसानी होगी। पहले ग्रुप में 5 सिरप, जिनको लो रेस्पिरेटरी ट्रैक की बीमारियों के हवाले से एक जगह शामिल किया गया। सबसे पहले शरबत सदूरी, जिसकी नुमायाँ खूबी ये है कि ये एक नॉन सेडेटिव कफ सिरप है, यानी इसके इस्तेमाल के बाद मरीज़ को काम-काज करने और ख़ुसूसन ड्राइविंग करने में दुश्वारी नहीं होगी और इसको मुज़मन खाँसी या दायमी खाँसी में इस्तेमाल करवाया जा सकता है। फिर लाल शरबत, जिसे खाँसी के साथ साँस फूल जाने में इस्तेमाल करवाया जा सकता है। फिर लिंकस सिरप, जिसे दमा वाली खाँसी में इस्तेमाल करवाया जा सकता है। फिर डॉक्टर कॉफ सिरप, जिसे खाँसी के साथ गले की ख़ारिश और सूजन में इस्तेमाल करवाया जा सकता है। फिर हर्बिटस सिरप, जिसे बलगमी खाँसी में इस्तेमाल करवाया जा सकता है, जिसे हम उर्फ़ आम में प्रोडक्टिव कफ कहते हैं। अगले ग्रुप में 5 ऐसे सिरप हैं जिन्हें मैंने अपर रेस्पिरेटरी ट्रैक की बीमारियों के हवाले से एक जगह इकट्ठा किया है। इनमें सबसे पहले शरबत इन्फ्लुएंज़ा, जिसे नज़ला ज़ुकाम में इस्तेमाल करवाया जा सकता है। फिर शरबत बनफ़शा, जिसे नज़ला ज़ुकाम के साथ सर में दर्द और बुखार में इस्तेमाल करवाया जा सकता है। फिर स्वाज़ोल सिरप, जिसे गले में इन्फेक्शंस और एलर्जी में इस्तेमाल करवाया जा सकता है। और आखिर में वायलिन सिरप, जिसे खुश्क खांसी में आवाज़ के बैठ जाने में इस्तेमाल करवाया जा सकता है। इसके बाद नर्वस सिस्टम के 5 सिरप, जिनमें सबसे पहले अफ्तीमूनी, जिसे ज़हनी इज़्तिराब और नींद के ना आने में इस्तेमाल करवाया जा सकता है। फिर इंटलान सिरप, जिसे ज़हनी थकान और ध्यान की कमी में इस्तेमाल करवाया जा सकता है। फिर गिंक सिरप, जिसे क़ुव्वत याददाश्त बेहतर करने और ज़हनी दबाव को कम करने में इस्तेमाल करवाया जा सकता है। फिर वाटेक्स सिरप, जिसे हयातीन की कमी की वजह से होने वाले ज़हनी खलल में इस्तेमाल करवाया जा सकता है। और आखिर में डेविजिंक सिरप, जो कि दिमाग के लिए टॉनिक के तौर पे इस्तेमाल किया जा सकता है। अगला ग्रुप कार्डियोवैस्कुलर सिस्टम में इस्तेमाल होने वाले 5 सिरप का है। इस ग्रुप में सबसे पहला सिरप शरबत मुफर्र मुकव्विकल, जो कि अपने नाम से ज़ाहिर है कि दिल को क़ुव्वत और फ़रहत देने के लिए इस्तेमाल करवाया जा सकता है। फिर शिफ़ाए दिल सिरप, जो कि एक पॉज़िटिव आइनोट्रॉपिक की तरह दिल को मुतहर्रिक करने के लिए इस्तेमाल करवाया जा सकता है।
फिर शरबत कल्बे रवां जो कि कोलेस्ट्रॉल को कम करता है। फिर शरबत नीलफ़र जो कि कुल्ली तौर पर एक कार्डिक टॉनिक के तौर पे इस्तेमाल करवाया जा सकता है। और आखिर में शरबत इंजबार जो कि दिल और जिगर के टॉनिक के तौर पे इस्तेमाल करवाया जा सकता है। आप समझ तो गए होंगे कि इस ग्रुप में ज़बरदस्ती मुख्तलिफ सिरप्स को डालकर पूरा किया गया है। उसकी वजह जो मुझे समझ आई है वो ये कि सिरप को बनाने में अमूमन चीनी का क़वाम तैयार किया जाता है और अलमिया ये है कि पाकिस्तान के अक्सर कल्बी अवारज में मुब्तला मरीज़ शुगर यानी डायबिटीज़ मेलाइटिस में भी मुब्तला होते हैं। अब यहाँ देखें कि डायबिटीज़ के सिरप में भी हमारे पास कुछ ज़्यादा ऑप्शंस मौजूद नहीं। इस ग्रुप में सबसे पहला सिरप कैरोलैक्स है जो कि ग्लूकोज़ के लेवल को तनासुब में लाने के लिए इस्तेमाल किया जा सकता है। फिर सिरप डायबिटिक कंपाउंड जो कि जिस्म में ग्लूकोज़ की इस्ताहाला में बेहतरी लाने में इस्तेमाल किया जा सकता है। फिर सिज़िजियम सिरप जो कि जामुन के एक्सट्रैक्ट से तैयार करदा है और वो ग्लूकोज़ के लेवल को बेहतर करने के लिए इस्तेमाल किया जा सकता है। और आखिर में शुगर फ्री दिमागून जो कि डायबिटिक न्यूरोपैथी के असरात को कम करने में इस्तेमाल करवाया जा सकता है। इस ग्रुप में एंड में मैंने एक खाली जगह छोड़ दी है, वो इस उम्मीद से कि जल्द ही अदविया साज़ कंपनी शुगर फ्री सिरप को तैयार करके लॉन्च कर देंगी। अगले ग्रुप में लिवर डिजीज़ में इस्तेमाल होने वाले 5 सिरप्स को इकट्ठा किया गया है, जिनमें सबसे पहले शरबत इक्सीर जिगर जो कि यरकान और जिगर के बढ़ जाने में इस्तेमाल किया जा सकता है। फिर बॉन्जिगर सिरप जिसे हेपेटाइटिस बी, सी में लिवर डिटॉक्सिफिकेशन के लिए इस्तेमाल किया जा सकता है। फिर एमिलेव सिरप जिसे जिगर के सिकुड़ जाने में भूख लगाने के लिए इस्तेमाल किया जा सकता है। फिर लिवजेन सिरप जिसे यरकान और हेपेटाइटिस ए में इस्तेमाल किया जा सकता है। और आखिर में लीवो सिरप जिसे मुज़मन और हाद अमराज़ी जिगर में इस्तेमाल करवाया जा सकता है। अगले ग्रुप में अपर जीआईटी के अमराज में इस्तेमाल होने वाले 5 सिरप्स जिनमें सबसे पहले शरबत राहत शिकम जिसे बदहज़मी और तेज़ाबियत को बेहतर करने में इस्तेमाल किया जा सकता है। फिर गैस्ट्रो लिक्विड जिसे सीने में जलन और गैस की अलामात में इस्तेमाल किया जा सकता है। फिर एंटोसिड सिरप जिसे तेज़ाबियत की ज़्यादती की वजह से होने वाली सूजन में इस्तेमाल किया जा सकता है। फिर पेप्सिड सिरप जिसे मैदे की म्यूकस मेम्ब्रेन को बहाल करने में इस्तेमाल किया जा सकता है। और आखिर में डाइगैस सिरप जिसे तेज़ाबियत की अमूमी अलामात को कम करने में इस्तेमाल किया जा सकता है। अगले ग्रुप में लोअर जीआईटी के अमराज में इस्तेमाल होने वाले 5 सिरप्स जिनमें सबसे पहले शरबत बारिसाल जो कि एक डिटॉक्सिफायर के तौर पे बदहज़मी और कब्ज़ की अलामात में इस्तेमाल किया जा सकता है। उसके बाद डिफिक्स जो कि पेचिश और ख़ास तौर पे अमीबाइड डिसेंट्री के इलाज में इस्तेमाल किया जा सकता है। फिर सिनिक सिरप जो कि एक कब्ज़ कुशा के तौर पे इस्तेमाल किया जा सकता है। फिर लैक्नोवैक्स जिसे बवासीर के ऑपरेशन के बाद ब्रास को नम करने में इस्तेमाल किया जा सकता है। और आखिर में शरबत इसहालीन जो कि नाम से ज़ाहिर है कि इसहाल और उसके नतीजे में होने वाले पेट के दर्द में इस्तेमाल किया जा सकता है। अगला ग्रुप जिसमें 5 गुर्दों के अमराज में इस्तेमाल किए जाने वाले सिरप्स हैं, जिनमें सबसे पहले शरबत बजूरी जो कि एक डायूरेटिक के तौर पे इस्तेमाल किया जा सकता है। फिर यूरोसोनाल सिरप जिसे बॉल की बंदिश की बहाली में इस्तेमाल किया जा सकता है। फिर सिकंजबीन बजूरी जिसे गुर्दा और मसाना की पथरी के इलामात में इस्तेमाल किया जा सकता है। फिर शरबत कासनी जिसे गुर्दे और मसाना की इल्तिहाब में इस्तेमाल किया जा सकता है। और आखिर में क्रैनबेरी पाउडर जिसको पानी में हल करके यूटीआई की प्रिवेंशन के तौर पे इस्तेमाल किया जा सकता है। अगले ग्रुप में 5 मेल रिप्रोडक्टिव सिस्टम में इस्तेमाल करवाए जाने वाली सिरप्स को इकट्ठा किया गया है, जिनमें सबसे पहले जर्नाइड सिरप जो कि एक्सेसिव इजैकुलेशंस के अवारिज़ में इस्तेमाल किया जा सकता है। फिर सेमिनेक्स सिरप जो कि क़ुव्वत बाह की बहाली के लिए इस्तेमाल किया जा सकता है। फिर कुव्वत सिरप जो कि एक मेल टॉनिक के तौर पे इस्तेमाल किया जा सकता है। फिर मैनिफाइड सिरप जो कि एफरोडीसियक के तौर पे इस्तेमाल किया जा सकता है। और आखिर में जिनटेक्स सिरप जिसको स्ट्रेंथ और स्टेमिना बढ़ाने के लिए इस्तेमाल किया जा सकता है। अगले ग्रुप में 5 बॉडी टॉनिक सिरप्स को इकट्ठा किया गया है, जिनमें सबसे पहले शरबत फौलाद जिसको आयरन डेफिशिएंसी एनीमिया के इलाज के लिए इस्तेमाल किया जा सकता है। फिर एम्ब्रीन सिरप जो कि आज़ा रईसा के लिए टॉनिक के तौर पे इस्तेमाल किया जा सकता है। फिर पावर ग्लो सिरप जिसे जिस्मानी कमज़ोरी को दूर करने के लिए इस्तेमाल किया जा सकता है। फिर एनरफ्लेक्स सिरप जिसे कमज़ोरी के साथ वज़न में कमी की दूर करने के लिए इस्तेमाल किया जा सकता है। और आखिर में जेरिटोल माल्ट जिसे जिस्मानी और ज़हनी कमज़ोरी को दूर करने के लिए इस्तेमाल किया जा सकता है। आखिरी ग्रुप वो जिसमें 5 ऐसे सिरप शामिल हैं जो कि
जिस्मानी नशोनुमा के साथ-साथ चुस्ती और तंदुरुस्ती हासिल करने के लिए इस्तेमाल किए जा सकती हैं, जिनमें सबसे पहले इमोनॉल सिरप, जो कि क़ुव्वत मुदब्बरा बदन को बढ़ाने के लिए इस्तेमाल किया जा सकता है। फिर वीज़ाइम सिरप, जो कि भूख को बहाल करता है। फिर शरबत पुदीना, जो कि निज़ाम-ए-नज़्ज़ाम को एतदाल में लाता है। फिर ब्लड केयर सिरप, जो कि मुख्तलिफ़ किस्म के एनीमिया के इलाज के लिए इस्तेमाल किया जा सकता है। और आखिर में एमिटाइज़ सिरप, जो कि भूख लगाने और पेट की गैस के इलाज के लिए इस्तेमाल किया जा सकता है। अगले चार्ट्स में हम हर्बल मेडिसिन के जदीद टैबलेट और कैप्सूल फ़ॉर्मूलेशंस को इसी तरह क्लासिफ़ाई करके सरसरी सा जायज़ा लेंगे। तब तक के लिए अल्लाह हाफ़िज़।